Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the syllabus analysis of accountancy class +2. तो आज हम सिलेबस देखेंगे, टर्म वाइज जो सिलेबस जो नया सीबीएसई का अपडेट आया है इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी टाइम पीरियड है हम इस टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करना है वो पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम। तो सबसे पहले जो भी सिलेबस है उसको देख लेते हैं, एक बार उसके पे निगाह डालते हैं कि सिलेबस का क्या अपडेशन है, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कहाँ तक हमने सिलेबस करना है और क्या क्या सिलेबस का जो फर्स्ट टर्म में कौन सा सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में कौन सा सिलेबस आने वाला है। चलिए देखते हैं डिटेल में कैसे शुरू करना है इसको। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ठीक है, 90 मिनट्स की हमारी ड्यूरेशन होगी एंड 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 40 मार्क्स के टोटल 80 में से। ठीक है, 50% सिलेबस उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे टर्म 1 में देखो, जो फर्स्ट बुक है हमारे पास 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स में से फर्स्ट बुक में जो एनपीओ चैप्टर उसको काट दिया गया। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एनपीओ है उसको हम टर्म 2 में डाल दिया गया है, जहां पे हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बाय फर्म है उस वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फंडामेंटल्स, जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हैं, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थर्ड चैप्टर है, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओनली 3 चैप्टर्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद सेकंड बुक है, सेकंड बुक इज ऑफ, जो फर्स्ट बुक है वो 18 मार्क्स की यहाँ पे काउंट की गई है एंड सेकंड बुक जो है वो 12 मार्क्स की है और इसमें से काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया गया है। एंड पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी मींस जो थर्ड बुक है, दिस इज द थर्ड वन बुक, जो थर्ड बुक है उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, हेडिंग, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग्स वहां पे बताए जाते हैं एंड द रेशियो एनालिसिस। सिर्फ 2 चैप्टर्स को ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि 10 मार्क्स का यहाँ पे टोटल, आपके यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स हो गए, 18 + 12 13 और 10 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम है और यहाँ पे एनालिसिस का जो रेशियो का चैप्टर है वो भी यहीं पे इंक्लूड किया गया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। जो भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीजें डिडक्ट की गई हैं, क्या क्या सिलेबस आपका डिडक्शन हुआ है, वो यहाँ उसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में सारा कुछ है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, मींस जो सेकंड चैप्टर कह सकते हैं हम इसको, जो सेकंड चैप्टर में उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया। पार्टनरशिप डीड वही उसी तरह है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है उसी तरह, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, सारे टॉपिक यहाँ पे हैं। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आ जाता है आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड चैप्टर है गुडविल वाला कैलकुलेशन में, वो उसमें भी सारा कुछ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, 3 मेथड उसमें, वो तीनों मेथड यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, तो नो एनी डिडक्शन। एक छोटा सा यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो तो सेम ही सारा कुछ है, वहां पे कोई डिडक्शन नहीं हुई। उसके बाद एक छोटी सी जो हाईलाइट की गई चीज, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, जो गुडविल को रेज करते हैं हम जब सबसे पहले, उसके बाद उसको राइट ऑफ करते हैं, वो वाला टॉपिक यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। नोट देखो, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, उस चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, मीन्स उसको मिटा दिया गया है, आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। देन उसके बाद आता है सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, तो आपके हो गए। ठीक है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं है। थर्ड चैप्टर है आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो सेम, देयर इज नो एनी डिडक्शन। एक छोटी सी डिडक्शन की गई है जिसको हम बोल देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट लास्ट जो ईयर है उसमें भी कट किया गया था, वही सिलेबस इस टाइम भी है, उसी चीज को यहाँ पे कट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स का जो भी ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना होता है, बैलेंस शीट, वो सारा टॉपिक आपके सेम ही है, यहाँ पे कोई रिडक्शन यहाँ पे नहीं की गई। देन इसके बाद हमारे पास आता है, देन इसके बाद हमारे पास जो एडमिशन चैप्टर है उसमें से कोई डिडक्शन नहीं की है, वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कैसे ट्रीट करेंगे, जो भी रिजर्व्स बनाते हैं, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स वगैरह सारा कुछ वही है। इसमें हमने बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो तो है ही है। ठीक है, लेकिन एक छोटी चीज को डिडक्ट किया गया, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, कई बार मैंने देखा है, कई बार कह देते हैं कि कैपिटल अकाउंट जहाँ बैलेंस शीट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, प्रिपेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट सारा कुछ इंक्लूड है। अगर हम थर्ड चैप्टर, अगर यहाँ पे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे बैलेंस शीट उन्होंने दे रखी है, इट मीन्स वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट करेंगे, बिकॉज ये दोनों चैप्टर एक दूसरे रिलेट करते हैं, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जो दोनों चैप्टर एक दूसरे रिलेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो अब से हम जो एडमिशन ऑफ पार्टनर वहां पे बैलेंस शीट हमें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, और लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में कुछ नहीं गिवन, इट मींस दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है दैट इज अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का फुल चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं की गई है। उसी तरह हमने इश्यू ऑफ शेयर है, अलॉटमेंट है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो भी होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इश्यूड पार, प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, एक छोटी चीज एक्सक्लूड की गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन जो भी हम कॉल इन एरियर या कॉल इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया। देन इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन, दैट इज वो सारा सिलेबस उसी तरह है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP, ठीक है, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है वो उसी तरह है आपका। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, वो सारा सेम है, ठीक है। देन उसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो सेम, वहां पे कोई रिडक्शन नहीं। मींस शेयर कैपिटल आपका फुल चैप्टर ही है, जिस तरह था उसी तरह है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड बुक, ठीक है, जो थर्ड बुक है, थर्ड बुक में से क्या आएगा हमारे पास इस बार? थर्ड बुक में से सारा कुछ सेम ही है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, मेजर हेड क्या है उसे हैं, उसके सब हेडिंग्स क्या हैं, वो सारी उसी तरह है। देन उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दिस इज द थ्योरी चैप्टर, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन, थ्योरी चैप्टर है। तो थ्योरी का चैप्टर है, एक क्वेश्चन आने का यहाँ पे चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ऑल्सो सेम, वहां पे हमने सारी रेशियोज करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो सारी रेशियो जिस तरह हम करते हैं वैसी तरह उसी तरह हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई यहाँ पे रिडक्शन नहीं की गई, दैट ऑल थिंग्स आर सेम। उसके बाद कंप्यूटराइज काउंटिंग है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो तो और में आ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास टर्म 2। आई होप टर्म 1 आपको पता चल गया होगा। देन टर्म 2 में हमारे पास क्या आएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक का। डेथ है, रिटायरमेंट है, फुल चैप्टर है आपके डिसोल्यूशन, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में से हो गए। उसके बाद काउंटिंग फॉर डिवेंचर, वहां पे था काउंटिंग फॉर शेयर्स, शेयर कैपिटल है, यहाँ पे काउंटिंग फॉर डिवेंचर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जो भी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वो बनाएंगे, एंड कैश फ्लो, दो चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बाकी और में हमारे कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बुक है उसको दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, एंड उसके बाद पार्टनरशिप को 12 मार्क्स दिए गए हैं। टोटल जो फर्स्ट बुक है वो 22 मार्क्स की है, लेकिन जो फर्स्ट हमने हमारे पास टर्म थी उसमें फर्स्ट बुक का जो सिलेबस था वो 18 मार्क्स का था, ठीक है। लेकिन जो शेयर कैपिटल था वहां पे वो 12 मार्क्स का था, लेकिन डिवेंचर यहाँ पे सिर्फ 8 मार्क्स का यहाँ पे काउंट किया गया। थर्ड बुक वो उसी तरह 10 मार्क्स की यहाँ पे दी गई है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। जो भी सिलेबस है, रिडक्शन आपकी सिंपल सी कुछ नहीं हुआ। एक तो आपका जो रेजिंग है, गुडविल है और राइटिंग ऑफ, उसको एक्सक्लूड किया गया। एक एडमिशन जो एडजस्टमेंट ऑफ आपका कैपिटल होता है उसको एक्सक्लूड किया गया। एक छोटी चीज और, एक चैप्टर को हम कह सकते हैं एक्सक्लूड किया गया, जो सेकंड बुक है उसमें से शेयर कैपिटल के बाद डिवेंचर वहां पे आता है। उसके थर्ड चैप्टर है आपका, देखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है दैट इज एक्सक्लूडेड, उसको हम नहीं करेंगे, वो आपका कट किया गया है। मींस आपने सेकंड बुक में सिर्फ 2 चैप्टर ही करने, एक तो शेयर कैपिटल वाला, सेकंड वन इज द डिवेंचर वाला, ओके। तो यहां पे आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सारा सिलेबस है आपका, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं की गई। फुल आपका अकाउंट है, हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट पेमेंट अकाउंट जो भी वहां पे बनाने हैं, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह, वो दैट इज द सेम। उसके बाद आता है मेरे पास, उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। जो रिटायरमेंट एंड डेथ है वो दैट इज ऑल्सो सेम। बैलेंस शीट, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वगैरह जो भी हम सारे एडजस्टमेंट्स वहां पे करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो भी वो सारा सेम ही है। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर, जो भी टिल डेथ तक जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी एक्सक्लूड किया गया है। द एग्जीक्यूटर अकाउंट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और एक्सक्लूड किया गया, दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। जो लास्ट ईयर एक्सक्लूड किया गया था, इस साल भी एक्सक्लूड किया गया इसको। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, जो भी एग्जीक्यूटर को हम पेमेंट करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करनी है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑल्सो फुल चैप्टर, यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं है, ठीक है। डिसोल्यूशन हमारे पास फुल चैप्टर है, उसी तरह हमने करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी हम कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज द सेम थिंग। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड बुक में डिवेंचर है, दैट इज अ फुल चैप्टर। डिवेंचर वाला फुल चैप्टर हमारे पास, जो भी वहां पे टॉपिक है वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारा आपका थर्ड बुक का पार्ट हो गया, ठीक है। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस सेम है, उसमें कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू सा बता दिया, मोटा मोटा सा आपको बता दिया क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या चीजें नहीं है। 5 चीजें डिडक्ट की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी कैपिटल की एडजस्टमेंट है, ठीक है, इन द 4th चैप्टर चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर में, 5th चैप्टर जो एडमिशन वाले चैप्टर में, वो आपका एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है आपका 7th चैप्टर जो भी डेथ एंड रिटायरमेंट वाला चैप्टर है। डेथ एंड रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो एग्जीक्यूटर काउंट बनाते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, एग्जीक्यूटर काउंट को एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है मेरे पास सेकंड बुक, ये तो फर्स्ट बुक में से यही है। सेकंड बुक में से क्या एक्सक्लूड किया गया, डिवेंचर वाला जो टॉपिक है, ठीक है, डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो 3rd चैप्टर है आपका, उसको प्रॉपरली एक्सक्लूड किया गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर की जो हम रिडम्पशन करते हैं वहां पे उसको एक्सक्लूड किया गया। 3rd बुक में से कोई डिडक्शन नहीं हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड रिडम्पशन, ये 3 टॉपिक यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं। एक छोटा सा टॉपिक और एक्सक्लूड किया गया, दैट इज रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। जब हम गुडविल को रेज करते हैं एंड जब गुडविल को रेज करने के बाद उसको राइट ऑफ कर देते हैं, ये 4-5 टॉपिक यहाँ पे आपके एक्सक्लूड किए गए हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो सिलेबस है उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो भी टाइम पीरियड है हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, जो भी अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा आपके एग्जाम होने वाले हैं वो ज़्यादा नवंबर में हो गए या कहाँ पे हो गए, दिसंबर में। तो आपके यहाँ पे हम लेट करके चलते हैं कि हमारे जो एग्जाम है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट वाला एग्जाम नवंबर में हो गए, तो सेकंड जो एग्जाम है, जो टर्म 2 के एग्जाम है वो, तो जो नेक्स्ट वाला एग्जाम है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो हो सकते हैं वो 15 मार्च में से हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 नवंबर को ये एग्जाम होते हैं तो हम 15 नवंबर के अकॉर्डिंग हमारा एनालाइज करते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे जो टाइम पीरियड है। तो अभी जो हमारे पास टाइम पीरियड दैट इज द अगस्त मंथ, ठीक है, अगस्त मंथ हमारे पास है, सितंबर मंथ भी है हमारे पास एंड अक्टूबर। तो हमारे पास ओवरऑल 3 मंथ्स हैं टू कंप्लीट द 50% सिलेबस, उस 50% सिलेबस को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास दिसंबर, ठीक है, मार्च में नवंबर में एग्जाम होने के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी एंड फरवरी, मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास 3 मंथ्स ही हैं वो अपने जो बाकी बचा हो 50% टर्म 2 के लिए, ठीक है। टर्म 1 के लिए भी हमारे पास 3 मंथ्स हैं और टर्म 2 के लिए हमारे पास 3 मंथ्स हैं। तो अगर हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स यहाँ पे इसको लगाते हैं तो अक्टूबर के बाद जो नवंबर के 15 डेज है, अगर नवंबर के हमारे पास 15 डेज हमें मिलते हैं तो 15 डेज हम कहाँ पे लगा सकते हैं, फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा कुछ वेस्ट है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारा वेस्ट है। रिवीजन पे जितना टाइम ज़्यादा हो सकते उतना दो, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स का मतलब हमारे पास 90 डेज यहाँ पे हो गए, ठीक है, और 90 डेज ही हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स का पीरियड ही हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं तो मार्च के जो 15 डेज हैं, जो मार्च के 15 दिन हैं, वो हम रिवीजन पे सिमिलरली यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो टाइम पीरियड तो हमारे पास उतना ही है। जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है तो दैट विल बी द ओके, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उनको, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सिलेबस कर रखा है तो वो अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो जो बच्चे अभी सिलेबस करने वाले हैं तो उनका क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है। तो मीन्स आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आपने कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है या कैसे इसको देखना है, प्लीज एक बार डिस्कस जरूर करो यहाँ पे। तो देखो, तो ये मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, टर्म 1 के चैप्टर्स हैं, टर्म 2 के जो भी चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास बुक 1 में आता है पार्टनरशिप, ठीक है, सेकंड में आता है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, शेयर कैपिटल, ठीक है, जो सेकंड बुक का चैप्टर हो गया ये आपका। उसके बाद ये दोनों चैप्टर आपके थर्ड बुक के हैं, ठीक है। रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, उसका एनालाइज कैसे करेंगे, एंड द रेशियो एनालिसिस, कैसे रेशियो एनालिसिस हमने करना है। जो ये 4 चैप्टर हैं, दीज ऑल आर द ऑफ द फर्स्ट बुक, ये फर्स्ट बुक के चारों चैप्टर। तो देखो हमारे पास 90 डेज का टाइम पीरियड है, तो 90 डेज को हमने कैसे यूटिलाइज करना है कि प्रॉपर हम इसको यूटिलाइज कर पाएं। तो 90 डेज को हमने कैसे यूटिलाइज करना है वो हमारे पास हम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन चैप्टर है हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो मेन चैप्टर दैट इज द पार्टनरशिप फंडामेंटल, एक हमारे पास सबमिशन ऑफ पार्टनर है एंड उसके बाद शेयर कैपिटल है एंड लास्ट वन इज द रेशियो एनालिसिस। ये 4 चैप्टर हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी जो चैप्टर हैं वो साथ होने वाले ही हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल पे हम 20 डेज का टाइम यहाँ पे इसको दे सकते हैं, ठीक है। 20 डेज में हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे इसको कर सकते हैं, अच्छे से इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग सारे जो भी है हम 20 डेज में इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये बाकी सारे चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर यहाँ पे हमारे पास 30 डेज में इसको कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है। 1 मंथ का टाइम पीरियड है आपके पास फॉर ऑल दीज चैप्टर, ऑल 3 चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में, जिसमें ज़्यादा टाइम हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में लगा सकते हैं, मीन्स 20 to 22 डेज,
और यहाँ पे जो चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो उसमें 4-5 डेज, ठीक है, 6 डेज लगा सकते हैं। और गुडविल जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, जो मेथड्स है वो 3-4 दिन में हो जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एडमिशन ऑफ पार्टनर पे हम 20 डेज, ठीक है, प्रोफेशनल रेशियो मीन्स इन दोनों चैप्टर में हम कह सकते हैं 20 to 25 डेज यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। एक तो चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो, एक एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, 12 मार्क्स का एक ही चैप्टर है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसको मान सकते हैं क्योंकि एक ही चैप्टर है सेकंड बुक में, जो जिसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। तो 12 मार्क्स की वेटेज यहाँ पे है, तो इसको हम 1 मंथ अप्रोक्सीमेट देना चाहते हैं, ठीक है, जो 20 डेज हम यहाँ से 20 to 25 डेज यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 20 डेज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डेज इसको हो गए, 30 डेज यहाँ पे हो गए, तो 50 और 20 70 डेज। और यहाँ पे आपके पास अगर रेशियो एनालिसिस में इन दोनों चैप्टर जो हमारे पास थर्ड बुक है, यहाँ पे हम इसको 20 डेज यहाँ पे इसको दे सकते हैं। बाकी टाइम पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो एक मोटा मोटा सा हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमने अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज करके अपने अच्छे मार्क्स यहाँ पे +2 में हमने गेन करने हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो बाकी 15 दिन बच जाएंगे आपके पास नवंबर तक, ठीक है, 3 मंथ तो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद 15 दिन जो बच जाएंगे सारे सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे, तो उसमें हम लगा सकते हैं। उसका टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में हमारे पास जो मेन चैप्टर है दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 चैप्टर्स ही हैं जो मेन फोकस करने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। और जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वो पूरा जो रिलेट करता है वो कहां से रिलेट करता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से, ठीक है। जो रिटायरमेंट है वो एडमिशन से प्रॉपरली रिलेट करता है। अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो डिवेंचर वाला चैप्टर है, डिवेंचर जो चैप्टर है वो प्रॉपरली रिलेट करता है किससे, शेयर कैपिटल से। अगर आपने शेयर कैपिटल अच्छे से कर लिया तो आपका डिवेंचर वहां पे हो जाता है। उसके बाद आता है कॉमर्स साइज स्टेटमेंट, जो सिंपल चैप्टर है। अगर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहाँ पे इसको कॉमर्स साइज स्टेटमेंट दोनों चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मीन्स क्या है, जो टर्म 2 है वो आपके लिए इजी होने वाला है। अगर आपने टर्म 1 अच्छे से कर लिया तो टर्म 2 के लिए आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्म 2 में आधे से ज़्यादा चैप्टर मीन्स 3 चैप्टर तो आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे जो टर्म 1 में आपने करने हैं, ठीक है। तो टर्म 1 पे अभी आप फोकस करो प्लीज। टर्म 2 के जो चैप्टर है उनको अभी आप डिस्कस मत करना, मीन्स उनको भी आप सिलेबस में मत लेके आना, ना ही उनको करना, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस मत करना। पहले टर्म 1 के सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि टर्म 2 के पास आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। आपके पास यहाँ पे भी 90 डेज ही हैं, ठीक है, तो 90 डेज आप यहाँ पे हंस के लगा सकते हो। तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे आप अप्रोक्सीमेट 30 डेज लगा सकते हो, ठीक है, 25 डेज तक आप जा सकते हो। एंड उसके बाद आता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी आप 30 डेज आराम से लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन भी 20 डेज तक हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर रह गए हैं, ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं, यहाँ पे आपको इसको रिवाइज ही करना है। मीन्स यहाँ पे कुछ समझाने वाला नहीं बचता, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस है क्वेश्चन की वो आप कर सकते हो इन द 10 डेज, ठीक है। तो इस तरह आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो इन द टर्म 2, ठीक है। टर्म 2 में आपका इजी होने वाला है। और यहाँ पे मैंने 30 डेज लिख तो दिया, लेकिन 30 डेज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेता, ये 25 to 20 डेज में ही हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इतना टाइम लेता नहीं, लेकिन टर्म 2 के लिए हमारे पास खुला टाइम है। टर्म 1 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेबस हो जाएगा, कोई इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है जितना हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम टाइम जो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से लेट होते हो तो आपके लिए वो मुश्किल भरा समय हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप शुरू कर दो, इसके बाद सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको आधा सिलेबस छोड़ना पड़ेगा अगर आप यहाँ से लेट होते हो। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अपने सिलेबस की ये स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो। एंड जो भी अभी जो टर्म 1 के एग्जाम में वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फोकस उस तरह करना कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रिपेयर करो, ठीक है। एग्जाम पहले आपको बेसिक तो क्लियर करने पड़ेंगे, मीन्स आपको काउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप जब भी उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके रिवाइजन करो, तब आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन से उनको डिस्कस करो, ताकि जो आपको वो पता चल सके कि एग्जाम में कैसे आना है और आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।